मेरी मालकिन ने मुझे अपनी 16 साल की बेटी के साथ एक रात उसके कमरे में बंद कर दिया और कहा कि आज रात खूब मज़े करो। मैं हैरान था, कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है। वो बेचारी सो रही थी, उसे सोता देखकर मेरी नीयत ख़राब हो गई और पूरी रात मैंने उसके साथ जो किया उसने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। क्योंकि उसने मुझे मेरा नाम अनुपम है। मैं अपनी बेरोज़गारी से बड़ा ही परेशान था और जगह जगह नौकरी ढूंढकर थक चुका था। एक जगह मेरा इंटरव्यू था लेकिन मुझे वहाँ भी नौकरी नहीं मिली थी। मैं वहाँ से आ रहा था, कड़ी धूप थी तो मेरे सर पर आग की गोली की तरह गिर रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सर उठाकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो जलती हुई धूप आंखों में लग रही थी। मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने पसीना साफ किया और गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज भी मुझे आजमा रहा हो। पहले जो धक्के मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आकर खा रहा था, आज इस गर्मी ने भी मेरे दिमाग ख़राब कर दिया था। मैं अपने हाथ में पड़े हुए फाइल को अपने सर पर रखकर खुद पर छाँव करने लगा। कुछ दूर खड़े खड़े होकर अपने जिस्म को ठंडा कर रहा था। फिर सड़क किनारे में तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ चलता जा रहा था। तभी अचानक मुझे एक दरख्त नज़र आया। मैं उस दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया। पूरी सड़क पर चारों तरफ छाँव फैली हुई थी। उस दरख्त की छाँव में खड़े होकर मुझे कुछ सुकून मिल गया था। अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर जैसे ही मैंने बोतल से को मुंह में लगाया तो पानी ख़त्म हो चुका था। पानी की एक बूंद भी बोतल के अंदर मौजूद नहीं थी। प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो चुका था। पानी दूर दूर तक कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। प्यास से गला सूखा जा रहा था। हर कोई अपने अपने कामों में व्यस्त थे। एक मैं ही था जो बेरोजगार और बदनसीबी लेकर पैदा हुआ था। बचपन से लेकर जवानी तक पहुंचते पहुंचते मैंने बहुत सारे सबक सीख लिए थे। पानी की खाली बोतल लेकर मैं आसपास नजर दौड़ाने लगा कि कहीं से पानी मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। अगर कहीं कोई नज़दीक जाता तो उस बोतल को भी भर लेता। अभी मैं आसपास देख ही रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। तभी किसी के आगे बढ़ा हाथ बढ़ा। मैं कंफ्यूज हो रहा था। मैंने जैसे ही उसके हाथ की तरफ देखा तो उस हाथ से ठंडे पानी की बोतल थी। वो हाथ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो बिल्कुल गोरा दूध जैसे सफ़ेद हाथ था। उसमें काली सोने की एक अंगूठी और चमकीली चमकीली चूड़ियाँ भी थी। मैंने उस हाथ से सिर्फ सामने की तरफ उठाकर उस इंसान के चेहरे पर डाली तो मैं चौंक गया था। वह एक औरत थी जिसने गुलाबी रंग का सूट पहना हुआ था। वह औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी उम्र 45 साल की रही होगी, लेकिन इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसका जिस्म ऐसा था जैसे किसी 20-22 साल की लड़की का होता है। उसने अपने आप को बहुत फिट बना कर रखा था। उसकी आंखों पर एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर मुस्कुराहट आई हुई थी। उसने हाई फाई मेकअप कर रखा था। वह कहने लगी, यह लो पानी पी लो, तुम्हें प्यास लग रही है। मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ परेशान नज़र आ रहे हो। जैसे तुम्हारे हालात हैं, तुम्हारी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर आ रहे हो। मैंने भी ठंडे पानी की बोतल को पकड़ा और वहीं पर खड़े होकर पानी पीने लगा। मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। एक ही सांस में वह पानी ख़त्म कर चुका था। मैंने बोतल उस औरत को वापस कर दी। वह इतनी खूबसूरत थी कि आसपास से काफ़ी सारे मर्द उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वो बड़ी सी गाड़ी में आई हुई थी। देखने में काफ़ी अमीर लग रही थी। उसका हुलिया देखकर लग रहा था कि वो बहुत अमीर और अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। मैंने उस औरत का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बताया कि जी मैं यहाँ पास में ही अपनी जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। काफ़ी टाइम से जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन जॉब है कहीं मिलता ही नहीं है। काफ़ी जगह पर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन हर बार मेरी किस्मत मुझे सिर्फ अंगूठा दिखा देती है। मेरा इतना पढ़ा लिखा होने का कोई फ़ायदा नहीं। फ़िलहाल आपका शुक्रिया। मैंने उस औरत को फिर से शुक्रिया कहा और जल्द से जल्द मैं अपना घर जाना चाहता था, क्योंकि घर जाकर मुझे अपनी बीमार माँ और जवान बहनों के लिए खाने की सब्ज़ी वगैरह लेकर जानी थी। मैं यहाँ से खाना पकाने के लिए कुछ लेकर जाता तभी मेरे घर में मुझे बना हुआ खाना मिलता था, क्योंकि एक मैं ही था जिसके ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी थी। उस औरत को शुक्रिया अदा करके मैं वहाँ से तेज़ कदम उठाते हुए उस औरत के पास से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगा था। पैसे बचाने के चक्कर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चल जाता था, क्योंकि रिक्शे में भी काफ़ी पैसे लग जाते थे। कोई ऐसे तो हमें घर नहीं छोड़ सकता था। मेरे पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी थी। मुझे बहुत सोच समझ के चलना पड़ता था। अभी मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से निकलकर आगे बढ़ा ही था कि मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो।
मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गुलाबी सूट वाली औरत मेरा पीछा करते हुए आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर मेरी तरफ देखने लगी थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैंने सोचा कि हो सकता है इस औरत का घर भी इसी रास्ते पर हो, लेकिन वो पैदल क्यों आ रही थी, यही बात सोचते हुए मैं चल रहा था। फिर वो मेरे बराबर में आकर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलने लगी, तो एक सेकंड के लिए मैं रुक गया था। मेरे रुकने पर वह भी रुक गई और मुझे स्टाइल बनाकर खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। उस औरत की हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तब ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरा ही पीछा कर रही हो, लेकिन इतनी खूबसूरत और मेरा पीछा क्यों कर रही थी। फिलहाल मेरी खुददारी मेरे बीच में आ गए थे। अब मैं उस औरत को चालाकियों को अच्छे से समझता था। मैंने रुक कर उसे देखा और कहने लगा कि क्या बात है, आप मेरा पीछा क्यों करती आ रही हो। मैंने आपको शुक्रिया बोल दिया है कि अब आपको पानी के लिए पैसे देने पड़ेंगे। वह मेरी यह बात सुनकर मुस्कुराने लगी। उस टाइम उसने अपने पर्स से एक बंडल निकाला और मेरे हाथ पर रख दिया। वह देखकर मुझे हैरानी हुई थी कि यह क्या था, यह औरत मुझे क्या दे रही है। मैंने उस बंडल को खोल कर देखा तो मुझे अचानक ही झटका लगा था। उसमें बहुत सारे पैसे मौजूद थे जिनको मैं गिन भी नहीं सकता था, लेकिन इतना आइडिया तो हो चुका था कि वो लाखों रुपए थे। मेरे तो हाथ कांपने लगे। इधर मेरी जेब में सिर्फ 20 रुपए थे और औरत कहने लगी, ये पैसे तुम्हारे भी हो सकते हैं, मैं इन लाखों रुपए को तुम्हें दे दूंगी, क्या तुम लाखों रुपए के मालिक बनना चाहोगे। उस औरत की बात सुनकर मैं तो बड़ा हैरान रह गया कि आखिर किस काम के लिए वो मुझे लाखों रुपए दे रही थी। मैंने सवाल किया कि आप यह 10 लाख मुझे क्यों देना चाहती हो, तो मैं आपको जानता तक नहीं, मेरी तो आपसे कोई पहचान नहीं है और ना ही मैंने आपका कोई काम किया है, फिर आखिर क्यों आप मुझे ये पैसे देना चाहती हो, क्या आप मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। वो मुझे घूर कर देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर नहीं, हम दोनों आगे बैठकर तसल्ली से बात करते हैं। वो औरत मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। मेरे दिल में तो जैसे खुशी उमड़ पड़ी थी। यह औरत 10 लाख रुपए मुझे देने के लिए तैयार थी। मैं तो 10 लाख के लिए कुछ भी करने को तैयार था। आखिर 10 लाख का कोई छोटी रकम तो नहीं होती। कम से कम मुझे जैसे गरीब के लिए तो यह पैसे कम नहीं थे। इन 10 लाख रुपए से तो मैं अपना कोई कारोबार भी कर सकता था। मेरे दिमाग में काफ़ी सारे ख्याल आने लगे थे। वो औरत चलते चलते मुझे एक होटल में ले आई। यहाँ पर अंदर आने के बाद हम दोनों एक तरफ होकर बैठ गए थे। उसने 2 कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। थोड़ी देर के बाद उस औरत के पास किसी की कॉल आ गई और वो फ़ोन पर बात करने के लिए चली गई। मैं चारों तरफ होटल को नज़र दौड़ाकर देख रहा था। यह काफ़ी बड़ा होटल था और यहाँ पर अमीर लोग ही आया करते थे। मैं तो कभी इसके पास से होकर नहीं गुजरा था क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो औरत मेरे पास आकर दोबारा से अपनी चेयर पर बैठ गई थी। वेटर भी कॉफ़ी लेकर आ गया था। उसने मुझसे कहा, कॉफ़ी पीते पीते बातें करते हैं। मेरे दिल में बार बार यह ख्याल जग रहा था कि न जाने यह औरत मुझसे क्या बात करने वाली है। वह अपने मोबाइल में न जाने क्या कर रही थी। मैं उसे देखकर घबरा गया था, कहीं ये मुझे कोई ऐसा वैसा काम करने को ना कहे जिसे मैं नहीं कर सकता। मैं बहुत ईमानदार इंसान था। सारी ज़िंदगी मैंने सादगी से गुजारी थी। मैं कोई गैर कानूनी काम करने का फंसना नहीं चाहता था। थोड़ी देर के बाद उसने अपना मोबाइल रख दिया था। मेरी तो कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद जो उसने मुझे वो काम बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वह कहने लगी, तुम्हें मेरी बेटी के साथ एक रात गुजारनी होगी। मेरी बेटी लड़कों में बहुत इंटरेस्टेड है। यकीन मानो वह तुम जैसे जवान लड़कों के लिए तो पागल ही फिरती है। कल मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे ऐसा गिफ्ट दे सकूँ जिससे वो बहुत खुश हो जाए। मैं तुम जैसे जवान और स्मार्ट लड़के को उसे गिफ्ट में देना चाहती हूँ। वह औरत इतनी पागलों जैसी बातें कर रही थी। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। मुझे उससे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था भला एक औरत इस तरह की हद पार कर देने वाली बातें भी कर सकती हैं। वह अपनी बेटी के लिए किसी जवान लड़कों को बंदोबस्त कर रही थी ताकि वह रात भर उसकी इज्जत के साथ खेल सके। शर्म के मारे मैंने अपना कान बंद कर दिए थे। मैं कहने लगा कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। भले ही मैं बेरोज़गार हूँ, गरीब हूँ, मगर मैं कभी ऐसा घिनौना काम करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इतनी बात कहकर मैं वहाँ से उठकर जाने लगा कि उसने फिर से वही 10 लाख वाला एनवलप मेरे सामने रख दिया और 10 लाख निकाल कर उन पैसों को मुझे दिखाने की कोशिश करती थी। उसकी इस हरकत ने तो मुझे मजबूर कर दिया था। मैं भी तो अपनी आने वाली ज़िंदगी संवारना चाहता था और मुझे दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी कि कहीं मेरे पास पैसों का बंदोबस्त हो सकता या मेरे पास एक गोल्डन चांस था जिसे मैं एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मेरी ज़िंदगी बदल जाती। मैंने उस औरत को देखा जो पैसे में हाथ में हिला हिला कर अपनी अदाएँ दिखा रही थी। वो मुझसे कहने लगी, सोच लो, इससे तुम्हारा ही फ़ायदा है। एक रात ही की तो बात है और यह एक रात ही तुम्हारी तकदीर बदल सकती है।
मुझे तो तुम ज़रूरतमंद लगे, इसलिए मैं सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। बेटी को लड़कों में कोई कमी नहीं है, सिर्फ एक रात गुजारने की तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, फिर इसमें परेशानी वाली क्या बात है? या फिर तुम इस काबिल ही नहीं हो तुम किसी लड़के के साथ रात गुजार सको, उसे खुश कर सको? यह बात कहकर वो खामोश हो गई और मुस्कुराने लगी थी, जबकि मुझे उसकी इन बातों में से कोई बहुत ज़्यादा असर ना हुआ था। मैं सोच रहा था, क्या करूं, क्या नहीं, इस औरत की बात मान लूं या उस औरत को इनकार कर दूं और घर चला जाऊं। घर में भी बहुत ज़्यादा तंगी हुई थी, मेरी माँ भी बीमार है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 2 जवान बहनें भी हैं जिसकी मुझे शादी करनी है। मेरे अलावा मेरी बहनों और माँ का कोई सहारा भी तो नहीं है। हमारा छोटा सा ही घर था, मेरे पास भी काफ़ी सालों पहले मर चुके थे। मेरी माँ के पास छोटा सा घर के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरी माँ ने मुझे जैसे तैसे पढ़ाया लिखाया था, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मैं तो बेरोज़गार ही था। मैंने जल्दबाजी में फ़ैसला कर लिया कि मैं उस औरत की बात मानने के लिए तैयार हूँ। वह मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, यह पैसे तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। उसके बाद उसने 10 लाख रुपए में से 50,000 एडवांस दिए थे। वो पैसे देकर कहने लगी, ये लो तुम्हारा एडवांस, जाओ जाकर ऐश करो, बाकी के बचे हुए पैसे मैं तुम्हें काम होने के बाद दूंगी। वो 50,000 ले ली। वो 50,000 लेकर अपने घर की तरफ चला आया था। उस औरत ने मुझे अपना मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस दे दिया और बता दिया था कि मुझे किस दिन किस टाइम उसके घर पर जाना है। मैं अपने घर गया तो मैं बाज़ार से खाना लेते हुए चला गया था, क्योंकि मुझे घर लौटते ही काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं होटल से ही खाना लेकर चला गया था। अपनी माँ की कुछ दवाइयाँ और उनके लिए कुछ फ्रूट्स भी लेते हुए चला गया था और घर में थोड़ा सा राशन भी भरवा दिया था। मेरी माँ मेरे हाथों में इतना सारा सामान देखा और कहा कि आज पकाने के लिए कुछ सब्जी नहीं है, लेकर आया। मैंने कहा नहीं, बल्कि पका पकाया ही खाना लेकर आया हूँ। यह देखकर मेरी माँ हैरान रह गई थी, क्योंकि आज से पहले मैं इतना ज़्यादा सामान लेकर कभी भी घर में नहीं आया था। मेरी माँ और बहनें मुझसे सवाल करने लगी कि तुम यह सब कैसे लेकर आए हो, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? सुबह तो तुम कह रहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अपनी माँ की बात सुनकर मैं थोड़ा सा घबरा गया था। माँ तो माँ होती है और माँ के सामने क्या झूठ बोल सकता था। हाथ मुंह धोते हुए माँ से कहने लगा, माँ मेरी एक जगह जॉब लगी है, उन्होंने मुझे एडवांस दिए हैं, बस इन्हीं पैसों से मैं आपके लिए ये सामान लेकर आया हूँ। मैंने सोचा कि बाज़ार से खाना लेकर चलता हूँ, छोटी सबको परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरी बहनें आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी, क्योंकि वह दोनों बेचारी हमेशा घर के कामों में लगे रहते थे और आज तो उसे खाना बनाने में छुट्टी मिल गई थी। मेरी माँ मेरी नौकरी का सुनकर बहुत खुश हो गई थी और कहने लगी कि भगवान तुम्हें इसी तरह से कामयाब करे। देखना, अगर इसी तरह से तुम्हारी नौकरी चलती रही तो धीरे धीरे हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। मेरी बड़ी बहन ने सबके लिए खाना लगाया और हम चारों ने साथ बैठकर खाना खाया था, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी उस औरत की तरफ ही लगा हुआ था। उस लड़के के साथ एक रात गुजारने कि वो मुझे 10 लाख दे रही थी, क्या यह बात सच थी या फिर वो मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? जो भी था, यह तो कल ही खुलकर सामने आने वाला था। मैं अगले दिन ठीक टाइम पर तैयार होकर घर से निकलने लगा तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? मैंने माँ से कहा कि मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नौकरी लग गई है, बस वही जा रहा हूँ। आप ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा कि आपका बेटा कामयाब हो जाए। अगर आपका बेटा कामयाब हो जाएगा तो हमारा पूरा हालात बदल जाएगा। मेरी माँ यह बात सुनकर बहुत खुश होने लगी और मैं घर से निकल गया था। रिक्शे से पकड़कर मैं उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर चला गया था। मैं इस औरत के घर पहुंच चुका था। उस औरत का घर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने दोबारा से अपने पास मौजूद एड्रेस को देखा और फिर उस घर को देखा। ये कोई घर नहीं था, बल्कि एक महल था। यह इतना खूबसूरत घर था, शायद मैंने इतना बड़ा और खूबसूरत घर पहली बार देखा था। लेकिन मैं यह सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि इतनी अमीर औरत इतना गलत काम कैसे कर रही है। मैं इस औरत के घर बाहर खड़े होकर ही उसके दिए हुए नंबर पर कॉल करने लगा। उसने भी मेरी कॉल उठाई और कहा कि तुम कहाँ पर हो। मैंने उसे बताया कि मैं तो आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। तो उसने कहा कि अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो, जल्दी से अंदर आओ, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ। मैं डरते हुए घर के अंदर चला गया था। घर तो मैंने आज से पहले सिर्फ मूवीज़ में ही देखे थे, आज मैं पहली बार इतने बड़े घर के अंदर मौजूद था। घर के अंदर गया तो वो औरत मेरे सामने तैयार होकर खड़ी हुई थी। मैंने उससे कहा, मैडम मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था, मजबूर हूँ इसलिए मैं यह काम करने के लिए तैयार हूँ।
मुझे देखकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो तुम्हारी नीयत देखना चाहती थी। मुझे लगता है कि तुम मेरा काम ढंग से नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने मेरा काम ठीक तरीके से नहीं किया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। अगर तुमने ये पैसे लेने हैं तो मेरे कहने के मुताबिक यह काम करना होगा। उसने मुझसे कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम बैठ जाओ। उसने नौकरानी को आवाज़ लगाई और उसने कहा कि मेहमान आए हैं, इनके लिए चाय बनाओ। मैं तो जितना हैरान होता मेरे लिए उतना ही कम था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मगर वो औरत कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किस काम के लिए बुलाया गया है? वह काम तुम्हें रात को शुरू करना है, जब तक तुम्हें यहाँ पर रहकर टाइम काटना होगा। मैंने उस घर में बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया था और मुझे बार बार यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान दिया जा रहा था। जब रात हो गई तो वह औरत मेरे पास आई और कहने लगी, तुम्हारा इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। अब तुम्हें मेरी बेटी के कमरे में जाना होगा। मेरी बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी। आखिर मैं भी तो लड़का था। मेरी फीलिंग्स जो दबी हुई थी वह उभर कर मेरे बाहर आने लगी थी। जितनी खूबसूरत यह औरत थी, उसकी बेटी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो गई और उसकी माँ मुझे खुद अपनी बेटी के कमरे में भेज रही थी। तो फिर मैं उस काम के लिए मना क्या करूँ? मैं वहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उस औरत की बेटी के कमरे के बाहर आ गया था। उसकी माँ ने खुद ही कमरा खोला था। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और मैंने कमरे के अंदर कदम रखा तो सामने का नज़ारा देख मेरा होश उड़ रहा था। कमरे को इस तरह सजाया गया था जैसे यहाँ पर आज मेरी सुहागरात हो रही हो। एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि वह लड़की क्यों सो रही थी, या फिर यह ज़रूर बेहोश थी। मैंने उसे लेटा हुआ देखकर उसकी माँ से सवाल किया कि लड़की क्यों सो रही है। वह औरत धीरे से कहने लगी, क्योंकि यह अभी होश में नहीं है। मैंने खुद ही इसको बेहोश किया है। तुम्हें जो कहा है तुम सिर्फ वही काम करो और जब काम पूरा हो जाए तो तुम मुझसे आकर पैसे ले जाना। वह औरत मेरे कंधे पर हाथ मारकर वहाँ से चली गई और बाहर से दरवाज़ा लगाकर गई थी। मैंने धीरे धीरे चलता हुआ उस लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया था। वह इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसके चेहरे से मेरी नज़र हटनी ही नहीं रही थी। धीरे धीरे मैं भी देखने लगा था। मैं खुद पर कंट्रोल करना चाह रहा था। फिर जिस काम के लिए मुझे पैसे दिए गए थे, मैंने इस काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कमरे में मुझे लगभग 2 घंटे गुजर चुके थे और वो लड़की मेरा चैन चुरा चुकी थी। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उस लड़की की माँ न जाने किस सोच और ख्याल में टहल रही थी। शायद मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपनी शर्ट के बटन लगाए और सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ आ गया था और उस औरत के पास जाकर खड़ा हुआ। वह घूरती हुई नज़रों से मेरा चेहरा देखने लगी। मैंने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर उससे कहा कि मैडम, आपका काम हो चुका है। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और कहने लगी, मेरी बेटी जागी तो नहीं है ना? उसने कोई रिएक्ट तो नहीं किया ना? तुम्हें परेशान करने की कोशिश तो नहीं की ना? मैंने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि नहीं, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। यह सुनकर उसने कुर्सी से अपने अपने पास मौजूद 10 लाख रुपए निकाले और मेरे हाथ पर रख दी थी। वह कहने लगी कि जाओ, अब दोबारा मुझे कहीं नज़र मत आना और तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। यह भी ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी और इस काम में तुम पर भी इल्ज़ाम आएगा। मैं उस औरत की हर बात को सुनकर वहाँ से निकल गया था। बैठे बिठाए मुझे 10 लाख मिल गए थे। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। माँ को बहाना बनाकर बता दिया कि ऑफिस के पहले दिन ही उसने मेरे काम से खुश होकर मुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। अब तो मेरा काम दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा और हमारी ज़िंदगी से गरीबी चली जाएगी। मेरी माँ तो मेरी खुशियों को देखकर अचानक सोच में पड़ गई थी। अभी रात ही हुई थी जब मुझे उस औरत का दोबारा से कॉल आई और वो कॉल करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे दिल की तमन्ना पूरी कर दी है। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा काम इस तरह भी पूरा कर सकते हो। मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें और पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पैसे भिजवा दूँगी। मैं तो समझ रही थी कि तुम अपना काम सही तरीके से नहीं करोगे, मगर तुम जिस तरह से मेरी बेटी की हालत हो रही है, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरा काम कितना आसान कर दिया। उस औरत की यह बात सुनकर मैं फ़ोन बंद कर चुका था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस पर एक वीडियो देखने लगा कि कमाल की वीडियो थी। मैंने उस औरत के घर में रिकॉर्ड की थी। सही टाइम आने पर यह वीडियो भी उस औरत के जेब से पैसे निकलवाने के लिए मेरे काम आने वाली थी। मेरे दिल में तो लालच की लहर उठा था और अब इतना आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला था। मैंने जब टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। अब मुझे सोना चाहिए था क्योंकि सुबह मैं बहुत बड़े काम को अंजाम देने वाला था। अगली सुबह मैं उठा और दोबारा वहीं पर चला गया। उस औरत का घर पर चला गया। उस औरत का आलीशान घर चारों तरफ से बिल्कुल सुनसान लग रहा था। लगभग 7 बजे के टाइम था। उस टाइम तो अमीर लोग घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। मैंने बाहर आकर एक नंबर पर कॉल की तो थोड़ी देर के बाद उस घर का दरवाज़ा खुलते ही
वो घर से बाहर निकल गई थी और मेरे साथ बाइक पर बैठ गई। यह बाइक भी मेरी नहीं थी, मैंने अपने किसी फ्रेंड से थोड़ी देर के लिए उधार मांगी थी। मुझे अब सीधा कोर्ट जाना था। जब मैं उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज करने वाला था, जैसे ही कोर्ट के बाहर खड़े होकर मैं उस लड़की को देखा तो वह अपने चेहरे को झुकाकर खड़ी हुई थी और उसका नाम प्रिया था। वो बहुत खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों की आंसू थी जो कदम से मेरे साथ उठाने जा रही थी। उसने ही बनाई थी, मगर अफसोस करके गुजरे हुए हालात हमें याद आने लगे। उसके बाद ही मैंने यह फैसला दिया था कि मैं इस लड़की के साथ शादी कर लूँगा। कुछ देर बाद कानूनी तौर पर हम दोनों पति पत्नी बन चुके थे। मैं इसका एहसास महसूस कर सकता था। वह बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके पूरे जिस्म काँप रहा था। वह बिल्कुल खामोश थी और उसकी आंखों पर बार बार नम हो रही थी। जब उसके कोर्ट मैरिज के पेपर पर साइन किए तो वह बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। साइन करना भी तो बहुत ज़रूरी था। कल रात जब मैं कमरे में गया था और जब वो औरत कमरा बंद करके वहाँ से चली गई थी तो मैंने 1000 बार उस लड़की को देखा। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मेरी नज़र उसकी खूबसूरती से हट नहीं रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर मैं हैरान हो गया था। कोई भी लड़का उसका फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत मुझे नज़र आ रही थी। उसकी शराफत देखकर मेरा दिल मुझे गलत काम करने से रोक रहा था। मैं भी तो बहुत ज़्यादा मजबूर था। अब मुझे पैसों की ज़रूरत थी। मैं वहाँ कंफ्यूज हो गया था। मैं कमरे से इधर उधर टहल कर सोच रहा था कि भगवान मुझे कोई सही रास्ता दिखा दे कि मैं कुछ गलत भी ना कर सकूं और मुझे पैसे भी मिल जाएं। अभी भी यही सोच रहा था कि अचानक टेबल पर एक डायरी रखी हुई नज़र आई। डायरी के ऊपर कुछ बना हुआ था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद उस लड़की ने अपने हाथों से बनाया था। डायरी को खोला और पढ़ने के लिए बैठ गया। उस डायरी में उस लड़की की पूरी कहानी लिखी हुई थी और उसकी ज़िंदगी के हर खुशी गम भी लिखी हुई थी। उस डायरी में लिखा हुआ था कि यह औरत मेरी सौतेली माँ है, जिसने सबको यह साबित किया हुआ है कि मैं पागल हूँ और मुझे पागल साबित करके इस घर से निकाल देना चाहती है। मैं अपनी सौतेली माँ से तंग आ चुकी हूँ। मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जहाँ पर मेरे अपने ही मुझ पर जुल्म कर रहे थे। यह औरत मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिराने के लिए तैयार रहती है। मेरे पापा मुझसे नाराज़ रहने लगे हैं। उन्हें भी यही लगता है कि मैं पागल हूँ और पागलों जैसी हरकत करने लगी हूँ। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यह औरत मुझे घर से निकाल कर मेरे हिस्से की जायदाद अपने नाम करवाना चाहती है। और उस डायरी में बहुत सी बातें लिखी हुई थी जिन्हें पढ़कर मेरा दिल दहल गया था। उस लड़की ने लिखा हुआ था कि मेरी सौतेली माँ मेरे साथ काफ़ी कुछ कर चुकी है। अब मेरे अंदर जीने की चाहत ख़त्म हो गई है। अब आगे अगर इसने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की और मेरे पापा की नज़रों में गलत साबित की, मैं खुदकुशी कर लूँगी। उस लड़की की कहानी में बहुत दर्द था और बचपन से बहुत परेशान थी। मुझे उस लड़की पर बहुत तरस आ रहा था और उसकी सौतेली माँ थी कि उसने मुझे जो काम दिया था, मैं उस औरत का जाल समझ चुका था। उसकी सौतेली माँ उस पर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसे बदनाम करना चाहती थी ताकि वह अपने पापा की नज़रों में गिर जाए और उसका पापा अपनी बेटी को अपनी जायदाद से निकाल दें। भले ही मैं उस औरत का काम करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मेरी ईमानदारी मुझे उसके साथ साथ यह सब करने को से रोक रही थी। मगर वो बेखबर सो रही थी। वो ना हो उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसको बेहोश किया है ताकि उसको होश आए, इससे पहले कि इसकी इज्जत लूट चुकी हो। लेकिन यह औरत इस बेचारी के पीछे पड़ी हुई थी और यह जैसे भी थी उसकी माँ थी और फिर एक औरत भी थी, दूसरी औरत की इज्जत ख़राब करने के लिए तुली हुई थी। मैंने उस लड़की के साथ कुछ भी गलत ना करने का फैसला कर लिया था और फिर मैंने सोचा कि मैं इसे जगाने की कोशिश करता हूँ। कई बार मैंने उसे जगाने की कोशिश की, मगर वो जाग ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद बार बार आवाज़ देने की वजह से उसे होश आ चुका था। जैसे ही वो होश में आई, उसने अपने कमरे में चारों तरफ देखा और मुझे देखकर वो बहुत घबरा गई और रोने लगी। कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वह चीख कर मुझसे दूर हट गई। उसकी आवाज़ भी उसके जैसी ही प्यारी थी। मैं उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। इसके बाद मैंने उसे वो सब कुछ बता दिया जो मुझे उसकी माँ ने मुझे उसके साथ करने के लिए कहा था और उसके बदले में मुझे 10 लाख देने का वादा भी किया था। यह सुनकर तो उसको अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। कहने लगी, मुझे पता था कि मेरी सौतेली माँ बहुत घटिया औरत है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह एक औरत होते हुए भी इस हद तक भी गिर सकती है। वो मुझे अपने बारे में बताते हुए कहने लगी, जब मैं 10 साल की थी मेरी माँ की एक बीमारी से मौत हो गई। मेरी माँ पापा इकलौते बेटे थे। मेरे
माँ पापा पर जान निछावर करते थे। हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पापा ने मेरे जन्म के बाद ही यह बंगला मेरे नाम कर दिया था और बाकी जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे पापा ने मेरी माँ के इलाज पर ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो मेरी माँ को हर तरह से बचाना चाहते थे। उन्होंने पैसे को पानी की तरह बहाया था, लेकिन फिर भी मेरी माँ नहीं बच सकी। फिर एक दिन मेरी माँ हमें इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे पापा ने मेरी माँ की मौत के गम को अपने दिल से लगा लिया और इसी गम में बर्दाश्त होते हुए चले गए। उन्होंने अपने बिजनेस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। यह बंगला मेरे नाम है, मैं इस बंगले की मालकिन थी और मैं भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। मुझे पढ़ाई भी करनी होती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक मर्द सिर्फ अपनी बीवी के कर सकता है। मैं अपने पापा का भरपूर ख्याल रखती थी, मगर फिर भी अपनी पढ़ाई में बिजी होने की वजह से मैं अपने पापा के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार पाती थी। मेरे पापा को उनके रिश्तेदारों ने समझाया कि उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सबके समझाने पर पापा ने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी उम्र 16 साल हो गई थी और मैं धीरे धीरे जवान होने लगी थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पापा के दोस्त की बहन थी और ये तलाकशुदा थी। इस औरत के पति ने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया था। मेरे पापा ने उसे शादी करके इस हमारे घर में ले आया। मेरे पापा को लगता था कि यह बहुत अच्छी औरत है, मेरे पापा और उसकी बेटी को बहुत ख्याल रखेगी। मुझे भी अपने पापा की दूसरी शादी से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं सोचती थी कि इस तरह से मेरे पापा का अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। लेकिन इस औरत ने इस बंगले में आने के बाद एक मेरे खिलाफ चाल चली, क्योंकि ये अच्छे से जानती थी कि इस बंगले के अलावा मेरे पापा के पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि जो बचे खुचे प्रॉपर्टी थी वो काफ़ी सालों पहले मेरी माँ के इलाज में बिक चुकी थी। अब जो कुछ भी था वो यही मेरे पापा का है। बिज़नेस बहुत अच्छा है, वो काफ़ी पैसे कमाते हैं। उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने बिज़नेस पर दोबारा ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन इस औरत को हमेशा यही बात बर्दाश्त नहीं होती कि यह बंगला मेरे नाम क्यों है। हालांकि वह अब मेरे पापा की बीवी बनकर इस घर में आ गई थी, तो यह बंगला उसके नाम होना चाहिए था। मैं उसको अपनी माँ समझकर उसके करीब जाती थी, लेकिन वह औरत मुझे हर बात दुत्कार देती थी। मेरे पापा के सामने तो ऐसे रिएक्ट करती थी जैसे मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन उसके पीछे मुझ पर जुल्म करती थी, मुझे खाना नहीं देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहने लगी थी। इसी तरह से उस औरत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मेरे पापा को मेरे खिलाफ़ कर दिया। कभी कभी मेरे पापा मेरी बात मान लेते थे, लेकिन कभी कभी वो मुझ पर उस औरत के लिए हाथ उठा दिया करते थे। उस औरत ने मेरी ऐसी अजीब अजीब हरकतें मेरे पापा को बताईं। उन्होंने मुझे पागल समझना शुरू कर दिया और सिर्फ मुझे कमरे में बंद रहने के लिए ही कहा। मैं पिछले 7 सालों से इस कमरे में ही बंद रहती हूँ। मेरी माँ चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद वापस ले लें, लेकिन अभी तक मेरे पापा के दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई है। लेकिन वह औरत यही चाहती है कि मेरे पापा मुझसे मेरी जायदाद लेकर इस औरत के नाम कर दें, क्योंकि वह उनकी बीवी बनकर इस घर में आ गई हैं और इस पर अब उसी का हक है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी जायदाद उसके नाम हो जाए। अगर मैं उसको अपना बंगला भी दे दूँ तो बदले में मुझे प्यार दे, लेकिन वो औरत बदले में मुझे प्यार नहीं देना चाहती, मुझे इस घर से निकाल देना चाहती है। मुझे पता है अगर मैंने उसके अपना नाम बंगला कर दिया तो वो मुझे और मेरी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा ख़राब कर देगी। वह मेरी ज़िंदगी पहले ही काफ़ी ख़राब कर चुकी हैं, क्योंकि वो मुझे पागल साबित कर चुकी हैं। मेरे पापा को मेरे खिलाफ़ कर चुकी है। वह औरत मेरे अपने कमरे में निकालना भी बंद करवा दी है। इसलिए तो इस औरत ने यह चाल चली कि तुम्हें मेरे कमरे में एक रात के लिए भेजे और तुम्हें मेरे साथ गलत करे और मेरे पापा के पास साबित कर दे कि मैं पागल के साथ साथ गलत हरकत भी करती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इस कमरे में कहीं ना कहीं कैमरे लगा रखे हैं, ताकि वह सबूत इकट्ठा करने के बाद मेरे पापा को दिखाएंगे और इस बार मेरे पापा मुझे धक्के मारकर अपनी जायदाद से बेदखल करके मुझे इस घर से निकाल देंगे और वह औरत इस घर में खुशी खुशी ऐश करेगी। वह लड़की बहुत मासूमियत से सब कुछ कह रही थी। कहने लगी, इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा कोई नहीं है, लेकिन यह औरत मेरे पापा को मुझसे छीन चुकी है। मुझे अपनी ऐसी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं मरना चाहती हूँ। वह जोर जोर चिल्ला रही थी। मैंने उसे खामोश किया और कहा कि मैं तुम्हारे साथ दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ कि लड़कियों का फ़ायदा उठाऊँ। वह मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। मैंने कहा कि तुम्हारी डायरी पढ़ चुका हूँ, मुझे तुम्हारी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में तुम्हारी डायरी में सब कुछ बता दिया है। वह कहने लगी, तुम मेरे किस तरह से मदद करोगे? मैंने कहा, मैं तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुम्हारी जायदाद से कोई मतलब नहीं। मैंने फिर उसे उसके प्लान में बारे में बताया और शर्ट का बटन लगाता हुआ नीचे उतर आया। मैंने उसके पैसे लिए थे और वहाँ से निकल आया था। अगले दिन हमारे प्लान के मुताबिक उस लड़की ने अपनी माँ को रोते हुए बताया कि उसकी इज्जत ख़राब हो गई थी। तभी मुझे उस औरत ने फ़ोन करके बताया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है।
मैं उसे अपने साथ ले आया था और हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। प्रिया के पापा 2 दिन के लिए अमेरिका गए हुए थे। जब 2 दिन के बाद वो घर आए तो प्रिया की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारी बेटी ने किसी के साथ अपना मुँह काला कर लिया है, अब जल्दी से उसे घर से धक्के मारकर निकाल दो। उस औरत ने उसके कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग उसे दिखाना चाहा, लेकिन वीडियो का कुछ रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैंने कैमरे की तार खराब कर दी थी। जिसके बाद उसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि प्रिया मुझे बता चुकी थी कि उस कमरे में ज़रूर कैमरे होंगे। और उसके बताने के मुताबिक जब मैंने कैमरे में चेक किया तो कमरे में कैमरा मौजूद था, क्योंकि उसकी माँ का सबूत इकट्ठा करना चाहती थी। लेकिन मेरे पास एक ऐसे सबूत था जिसने प्रिया की सौतेली माँ को बर्बाद करके रख दिया था। मैंने प्रिया के पापा को घर पहुँचने से पहले ही उनको उस औरत की कॉल रिकॉर्डिंग उन्हें भेज चुका था। जब प्रिया की माँ ने दूसरे दिन कॉल करके मुझसे कहा कि तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छा काम किया है, मैं ऐसा ही चाहती थी, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए और वो फूट फूट कर रोए। वह इस तरह से रो रही थी, अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत हो तो मुझे और ले लेना। यह पूरी बात मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर ली थी और वही रिकॉर्ड मैंने प्रिया को सेंड कर दी थी और प्रिया ने अपने पापा को वो सेंड कर दिया था। प्रिया के पापा ने अपनी बेटी पर हाथ उठाने के बजाय अपनी बीवी पर हाथ उठाया और उसे वो सुना दी। प्रिया की माँ को यह उम्मीद नहीं थी कि अपने बिछाए जाल में वो खुद ही फंस सकती है। प्रिया ने भी सब कुछ सच सच बता दिया और कहा था कि वो मेरे साथ शादी कर चुके हैं। मैं मौके पर पहुंच गया और मैंने भी सच्चाई से बता दी। प्रिया के पापा ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब प्रिया की सौतेली माँ दर दर की ठोकरें खा रही हैं और प्रिया के पापा ने खुशी खुशी मेरी और प्रिया की शादी धूमधाम से कर दी। मेरे दिल में थोड़ी देर के लिए लालच जरूर आ गया था, लेकिन मैं किसी औरत की इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकता था। मेरे इस ईमानदारी से खुश होकर उन्होंने कहा कि मुझे चोरी छुपे उसके साथ शादी करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तुम्हें खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ शादी करवा देता। मैंने अपनी तरफ से प्रिया के पापा से माफ़ी मांगी। प्रिया के पापा ने मुझे माफ़ कर दिया, प्रिया को और मुझे अपने सीने से लगा लिया। मेरी माँ और बहनों को भी इस बात से कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि प्रिया काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ एक ख़ानदानी और अमीर बाप की बेटी भी थी। अब मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। मैं प्रिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।